नमस्कार। दिव्य नेत्र विजन से मैं प्रियतम कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक उद्योग से। देखते हैं भारत के उद्योग के बारे में और चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सीमेंट उद्योग के बारे में पूछ रहा है, कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है चूना पत्थर, बी नंबर सिलिका, सी नंबर एल्युमिनियम, उपर्युक्त सभी। तो आप देखेंगे सीमेंट उद्योग में ये तीनों पदार्थ, चूना पत्थर भी, सिलिका भी, एल्युमिनियम, ये तीनों पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तीनों खनिजों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। चलिए, और सीमेंट उद्योग प्रथम बार लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, कब? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में चेन्नई में 1904 ईस्वी में स्थापित किया गया था, तमिलनाडु में। तो ये भी याद रखिएगा पॉइंट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सबसे प्रथम कॉटन मतलब सूती, कॉटन मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था। ऑप्शन देखते हैं, सूरत, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बटूर। ठीक, तो भारत में सबसे पहले इस ऑप्शन के अनुसार सूती वस्त्र मिल का उपयोग मुंबई में किया गया था, लेकिन फोर्ट ग्लास्टर एक जगह है कलकत्ता में, सबसे पहले प्रयोग वहां पे किया गया था कलकत्ता में, फोर्ट ग्लास्टर में, लेकिन वो असफल रहा था सूती वस्त्र का। उसके बाद अगर ऑप्शन में कलकत्ता भी रहता तो कलकत्ता आंसर होता, लेकिन यहाँ पे मुंबई आंसर होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कॉटन मिल का सर्वप्रथम कहाँ पे स्थापित किया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है। ऑप्शन है पोरंबूर, चितरंजन, मुंबई, कोलकाता। तो ये बहुत इजी प्रश्न है, आप लोग स्पीडी में पढ़े होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पोरंबूर में स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी सा प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एकीकृत इस्पात संयंत्र, क्या क्वेश्चन है? एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? किसके अंतर्गत नहीं आता है? भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। देखते हैं, भिलाई तो आता है, दुर्गापुर ये भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत आता है, राउरकेला भी आता है। जमशेदपुर में जो जमशेदजी टाटा द्वारा स्थापित किया गया था स्टील प्लांट टिस्को, जिसको आज के डेट में कहते हैं, तो ये जमशेदपुर भारतीय इस्पात प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये तीनों आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित में किस स्थान पर है? प्राधिकरण के अंतर्गत नहीं आता है, तो वह जमशेदपुर में होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखिक में से किस शहर में वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली का प्रयोग किया गया था? वाणिज्यिक पैमाने, वाणिज्यिक क्या होता है सर? वाणिज्यिक मतलब खरीद बिक्री किया जा सके, ऐसे वाणिज्यिक बोला जाए, जिससे इनकम कमाया जा सके वाणिज्यिक पैमाने पर। तो वाणिज्यिक पैमाने पर सबसे पहले बिजली, ऑप्शन है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दार्जिलिंग। तो पश्चिम बंगाल का एक जगह है दार्जिलिंग में सबसे पहले भारत में वाणिज्यिक पैमाने पर बिजली का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? दार्जिलिंग। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लेकिन है थोड़ा इजी प्रश्न आप लोग को लगता होगा।
लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, लगभग इस टॉपिक से अगर एग्जाम में पूछता है तो इससे बाहर प्रश्न आने की संभावना कम रहेगी। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, एक सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। बॉक्साइट का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कौन सा उद्योग करेगा? एल्युमिनियम है, सीमेंट है, स्टील है, कांच है। इजी पर बॉक्साइट किसका है? इसका एल्युमिनियम का है, इसका है। तो ऑब्वियसली एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किया जाएगा, रॉ मटेरियल के रूप में बॉक्साइट का प्रयोग किया जाएगा। किस उद्योग में? एल्युमिनियम उद्योग में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित मतलब ऐसा इस्पात संयंत्र जिसके पास आयात एवं निर्यात करने के लिए तट स्थित हो। तो ऐसा कहाँ पे स्थित है देखते हैं। ऑप्शन है सलेम, हल्दिया, मंगलूर, विशाखापत्तनम। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंगलुरु। कर्नाटक में स्थित है मंगलुरु। तो मंगलुरु में सर्वप्रथम तट आधारित स्टील प्लांट का स्थापना किया था, इस्पात संयंत्र की स्थापना किया था। कब इसका कहाँ पे? कुद्रेमुख खान है ये, कर्नाटक में इस्पात का कौन सा खान है? कुद्रेमुख खान है। वहीं से मंगलुरु से उसका निर्यात करता है किस देश को? मंगलुरु, न्यू मंगलुरु बंदरगाह है कर्नाटक में, जो राष्ट्रीय बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, ये कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पे कर्नाटक के राज्य है, मुंबई की गोवा के नीचे। यहाँ न्यू मंगलुरु से जापान को भेजा जाता है, जापान को, दक्षिण एशिया के रास्ते। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? न्यू मंगलुरु। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं। चीनी उद्योग का संबंध क्या है? चीनी उद्योग का संबंध नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो नीचे जो कथन दिया गया है इसके संबंध में विचार करना है कि चीनी उद्योग के अंतर्गत क्या सही होगा क्या गलत होगा। देखते हैं। ऑप्शन ए है गन्ने की चीनी मिलों तक धुलाई में, मतलब गन्ने को चीनी मिल तक धुलाई करेंगे, चीनी मिलों तक धुलाई में ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। तो ये बात तो सही है। अगर खेत में गन्नों की कटाई की जाती है और वहाँ से अगर चीनी मिल जहाँ है वहाँ तक उसको लेके जाने में, परिवहन के समय लेके जाने में क्या होता है कि अगर ज़्यादा समय लगता है तो गन्ने की सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, जिसमें चीनी की मात्रा पे, चीनी के क्या होता है उत्पादन पे क्या होगा, असर पड़ेगा उसमें। तो ये बात तो सही है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दक्षिण और पश्चिमी राज्यों के गन्ने में उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। ये बात भी सही है। आप देखेंगे दक्षिण क्या है, दक्षिण पश्चिम, देखते दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य आएगा? ये महाराष्ट्र वाला, महाराष्ट्र कर्नाटक वाला सब, मध्य प्रदेश, ये दक्षिण। उत्तर भारत का मैदान है यूपी बिहार, ये सब के। तो आप देखेंगे यूपी बिहार के गन्ने में जितना सुक्रोज नहीं रहेगा उससे ज़्यादा सुक्रोज कहाँ के गन्ने में रहेगा? दक्षिण पश्चिम राज्य में, कर्नाटक वाला या एमपी वाला या गुजरात नहीं सॉरी महाराष्ट्र वाला क्षेत्रों में सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है। कौन क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात उद्योग जर्मनी के तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो जर्मनी के तकनीकी से लगाया गया था कौन सा इस्पात संयंत्र? तो ऑप्शन देखते हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, भद्रावती।
तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राउरकेला। राउरकेला जर्मनी के सहयोग से लगाया गया था इस्पात संयंत्र। और दुर्गापुर ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन, भिलाई रूस के सहयोग से, रसिया, ठीक है। इसको ट्रिक आपको एक बताते हैं। दुर्गापुर मतलब दुर्गा जी संहार कर रही है, तो आप देखेंगे ब्रिटेन क्या किया, भारत में पहले शासन किया, भारत में पहले आके शासन करता है, इसलिए दुर्गापुर मतलब संहार किया है भारत को, इसलिए नहीं, मतलब याद रखने के लिए एक ट्रिक बता रहे हैं। तो ब्रिटेन क्या करेगा, दुर्गापुर का स्थापना, स्टील प्लांट का स्थापना में सब ब्रिटेन सहयोग करेगा। भिलाई जो है मतलब भलाई कर रहा है, भलाई। आज भी देखेंगे भारत का रूस के साथ अच्छा संबंध होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, तो रूस हमेशा भारत का भलाई किया है, तो याद रखने के लिए ट्रिक है बस। तो भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना में कौन सहयोग किया है, रसिया, ठीक है, रसिया। उसके बाद राउरकेला जर्मनी, ये पॉइंट याद रखिएगा, तो राउरकेला जर्मनी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड स्थित है, कहाँ पे स्थित है देखते हैं। कितना नंबर प्रश्न है, 10 नंबर। ऑप्शन है बेंगलुरु में, भद्रावती में, मंगलुरु में, मैसूर में। तो विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ पे स्थित है, भद्रावती में। भद्रावती कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है, भद्रावती तमिलनाडु में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भद्रावती। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट भद्रावती में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत का उत्पादन सर्वाधिक होता है। ऑप्शन है पनबिजली मतलब वाटर बल्ब, उसके बाद तापीय बिजली जो एनटीपीसी सब है, नाभिकीय बिजली न्यूक्लियर एनर्जी, सौर बिजली मतलब सोलर प्लांट लगा के। तो भारत में सबसे ज़्यादा तापीय बिजली अभी भी कोयला से या फिर कच्चा में कोयला का ही प्रयोग किया जाता है सामान्य रूप से। तो ये एनटीपीसी में जो होता है एनटीपीसी, ठीक, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ताप बिजली विद्युत परियोजना है। ये तापीय बिजली का प्रयोग मतलब उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। और बिजली के उत्पादन में तापीय बिजली कितना है, 62.8% या 62%, ये भी याद रखिएगा 62% लगभग ताप बिजली से ही क्या होता है, भारत में विद्युत की प्राप्ति की जाती है। बाकी ये फिर होगा नाभिकीय बिजली है, सौर बिजली है, पनबिजली है, ये सब परियोजना के अंतर्गत बाकी आता है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र, देखिए फिर से आ गया वही प्रश्न। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया। भलाई कर रहा है, तो भलाई कौन किया था, उसमें बताए थे रूस। जर्मनी राउरकेला, सोवियत संघ, यही तो रूस है। सोवियत संघ क्या करेगा, किसका स्थापना करेगा, भिलाई का। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस या सोवियत संघ, जो भी ऑप्शन में हो ये होगा आंसर। सोवियत संघ को ही रूस बोला जाता है, सोवियत संघ हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था। ऑप्शन है भद्रावती, भिलाई, जमशेदपुर, वर्णपुर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, इस पर उत्तर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में जो स्थापित किया गया था भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र, कहाँ पे स्थापित किया गया था, जमशेदपुर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रमुख लौह एवं इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है। मतलब पठार पूछ रहा है कि रॉ मटेरियल जो लौह इस्पात उद्योग का है किस पठार पे स्थित है। ऑप्शन है दक्कन पठार, मालवा पठार, तेलंगाना पठार, छोटा नागपुर पठार। तो आप देखेंगे
कि झारखंड जहाँ स्थित है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा सब एरिया में, झारखंड, छत्तीसगढ़, मैप में देखेंगे आप, झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ उड़ीसा का हिस्सा होता है, लगभग ज़्यादा हिस्सा छोटा नागपुर पठार पे झारखंड का हिस्सा है। ठीक, ये लौह इस्पात उद्योग में कच्चा माल का लौह और इस्पात उद्योग कहाँ पे लगा है? छोटा नागपुर पठार पे सबसे ज़्यादा है। इसमें क्या क्या है भाई? 14 नंबर क्या है? छोटा नागपुर पठार। हाँ, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चंडीगढ़, भावनगर, भावनगर गुजरात में है, पुणे, पणजी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पुणे। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला क्या है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में। तो महाराष्ट्र में के पुणे में राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे। क्या है प्रश्न? सिंदरी झारखंड में उत्पादित उर्वरक का नाम है। सिंदरी में आप जानते होंगे, सिंदरी में क्या है? उर्वरक का उत्पादन किया जाता है। तो सिंदरी झारखंड में जो स्थित है उसमें से कौन सा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है यूरिया, दूसरा है अमोनियम फास्फेट, सी नंबर है अमोनियम सल्फेट, डी नंबर है कैल्शियम सुपर फास्फेट। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यूरिया। सिंदरी में यूरिया उर्वरक का क्या होता? उत्पादन किया जाता है सबसे बड़े पैमाने के रूप में। ये भारत में पहला स्थान रखता है यूरिया उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो कहाँ पे है? झारखंड, सिंदरी में। चलिए, शायद आप लोग को मजा आ रहा होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। देखते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग क्या है? वस्त्र उद्योग। भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया जाता है? वस्त्र उद्योग मतलब कपड़ा कोई भी बन रहा है, उस उद्योग में किस चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। सूत का, ऊन का, कृत्रिम रेशा होगा, इसे कृत्रिम रेशे पटसन। ठीक, कृत्रिम रेशे यहाँ पे आ गया है, ये पटसन होगा, डी नंबर ऑप्शन यहाँ होगा पटसन। तो सूत पे क्या है? वस्त्र उद्योग में क्या होगा? सूती कपड़ा का, सूत का उपयोग होगा। जहाँ कहाँ से मिलेगा? कपास से मिलेगा। तो कपास का उत्पादन गुजरात और कहाँ पे होगा? काली मिट्टी के क्षेत्रों में होगा या लावा मिट्टी के क्षेत्रों में। काली मिट्टी को ही लावा मिट्टी बोला जाता है या चेरनोजन मिट्टी। इसका विस्तार कहाँ पे है? दक्कन ट्रेप के पास है। यहाँ पे महाराष्ट्र एरिया, गुजरात एरिया हो गया, उसके बाद हो गया क्या? महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, उसके बाद थोड़ा मध्य प्रदेश एरिया, कर्नाटका वाला एरिया, ये सब में सूती वस्त्र का उद्योग का क्या होगा? कारखाना लगेगा। वहाँ पे कपास की खेती की जाएगी और सूती वस्त्र का निर्माण किया जाएगा और उस वस्त्र में सूत का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? मतलब जलयान का निर्माण करेगा कौन सा केंद्र में जलयान का निर्माण हो रहा है? देखते हैं। कोचीन, पारादीप होगा ये, कांडला, तूतीकोरिन। तो जलयान निर्माण का अगर बात आए तो केरल में जगह है कोचीन में जलयान का निर्माण करेगा। अगर जलयान का तोड़ने की बात आएगी तो गुजरात का एक जगह है अलंग। क्या है ना? अलंग में जहाज को तोड़ा जाता है, फिर से उसको बनाया जाएगा। तो अलंग में तोड़ने की कारखाना है, उसके बाद जहाज तोड़ने का, जलयान तोड़ने का, जलयान निर्माण में कोचीन का स्थान है। इस ऑप्शन के अनुसार आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कोचीन कहाँ स्थित है भाई? केरल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में नेफा नगर
सबको पता भी चल गया होगा आंसर क्या होगा इसका। मध्य प्रदेश में नेफा नगर में स्थित है। क्या स्थित है? चीनी मिल, अखबारी कागज का कारखाना, इस्पात संयंत्र, भारी इंजीनियरिंग संयंत्र। तो नेफा नगर, सबको ये प्रश्न इजी लगता होगा, और इजी तो है, सच में इजी है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अखबारी कागज का कारखाना। यहाँ अखबारी कागज का क्या होता है? उद्योग लगा गया, अखबारी कागज को बनाया जाता है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नेफा नगर में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के नेफा नगर में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 20 नंबर। नारियल क्या है देखते हैं। नारियल रेशम रेशे, नारियल रेशे होगा। नारियल रेशे उद्योग कहाँ केंद्रित है? नारियल का रेशा का उद्योग कहाँ स्थित है? उद्योग कहाँ केंद्रित है? ऑप्शन है केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो नारियल जो नारियल वृक्ष है, नारियल वृक्ष किस कटिबंध का वृक्ष है? ये पहले बात दिमाग में आना चाहिए। तो आपको पता चलेगा कि नारियल का वृक्ष जो उगेगा सबसे, उसके लिए अनुकूल वातावरण कौन सा होना चाहिए? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जहाँ पे वर्षा भी पर्याप्त मात्रा में हो। जैसे सदाबहार वन के, ये सब उदाहरण है, सदाबहार वन के वन में पाए जाएंगे नारियल के वृक्ष। तो नारियल का वृक्ष सदाबहार वन में कौन सा राज्य होगा? केरल। केरल कहाँ पे है? यही तो केरल है, केरल यहाँ पे स्थित है। ये पश्चिमी घाट पर्वत पे क्या होगा? पश्चिमी घाट पर्वत के सहारे पूरा बारिश होगा केरल में। उसके बाद यहाँ पे सदाबहार वन उगेगा, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? नारियल के उत्पादन में केरल 1 नंबर पे है, और भारत नारियल के उत्पादन में दूसरा स्थान है। पहला इंडोनेशिया का स्थान। हाँ, नारियल उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, पहला इंडोनेशिया है। और आंकड़ा चेंज हो सकता है, काहे कि उत्पादन में करेंट देखा जाता है, और 2020 तक इंडोनेशिया ही था। अब नया आंकड़ा आएगा तो हो सकता है चेंज हो जाएगा, उसके लिए आपको करेंट देखते रहना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। भारत में धारीवाल और लुधियाना, बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में धारीवाल और लुधियाना नगर किसके लिए विख्यात है? धारीवाल और लुधियाना सुनते ही आपको पता चल गया होगा कहाँ पे स्थित है। धारीवाल कहाँ पे है? पंजाब में है। कहाँ पे? पंजाब में है ना। लुधियाना भी कहाँ है? पंजाब में स्थित है। तो पंजाब में रेशम उद्योग है? नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग है? नहीं है, क्योंकि वहाँ तो काली मिट्टी का क्षेत्र है। लेकिन कपास की कृषि कर लिया जाता है, क्या है कि वहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी की कृषि की जाती है। कपास भी पंजाब का किसान उगा लेगा। संश्लिष्ट वस्त्र ये भी नहीं होगा। ऊनी वस्त्र के उत्पादन में पंजाब रहता है हमेशा, अग्रणी स्थान भारत में रखता है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धारीवाल और लुधियाना जो है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र जो ठंडा में पहनते हैं वही ऊनी वस्त्र है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। भारत में क्या है? भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र निम्नलिखित में से है। कौन सा है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है हल्दिया। हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ये और तेल क्षेत्र वो भी है भी नहीं, वो तो बंदरगाह है। हल्दिया नहीं होगा। मुंबई हाई तो है तेल क्षेत्र, लेकिन मुंबई हाई सबसे पुराना है, ये बात भी गलत है। नवेदी ये भी नहीं होगा। डिगबोई, आसाम के डिगबोई में क्या है? आसाम के डिगबोई में सबसे प्रथम बार पुराना तेल क्षेत्र है। वहीं से तेल का कुआं खोदा गया था। कहाँ पे? ब्रह्मपुत्र घाटी में ये डिगबोई जगह है, और ये ब्रह्मपुत्र घाटी असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डिगबोई। डिगबोई कहाँ स्थित है? असम में। घाटी का क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। चलिए, वहाँ पे सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना है, जो कल के वीडियो में भी हम बताए थे ये बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शहतूत रेशम के उत्पादन में अग्रणी है? शहतूत रेशम का उत्पादन करेगा। रेशम के उत्पादन में आप बिहार में भागलपुर जिला भी है। बिहार के भागलपुर जिला में
रेशम का उत्पादन होता है, लेकिन शहतूत रेशम के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कश्मीर, तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ये क्या एकाधिकार प्राप्त है लगभग कर्नाटक के पास। रेशम के उत्पादन में कर्नाटक अव्वल है और एकाधिकार लगभग प्राप्त है। शहतूत रेशम के उत्पादन में कर्नाटक 1 नंबर पे है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। रेशम के उत्पादन में रेशम के का क्या होता है? कीड़ा होता है, वही उसी से रेशम का वस्त्र बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भिलाई, दुर्गापुर, क्या नाम है? भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में लोहा और इस्पात का उद्योग निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे? भिलाई में, भिलाई रूस के सहयोग से, दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ये तो बात सही है, लेकिन ये कब स्थापित किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के तहत? तो आप जानते हैं कि जब पंचवर्षीय योजना का नींव रखा गया भारत में, तो पहली बार कृषि को महत्व दिया गया। पहली पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ? कृषि का क्या हो गया? कृषि दिया गया। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को बोला कि भारी उद्योग का स्थापना करेंगे। कहाँ पे? भारत में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 51 से 55 चला था। हाँ, 56 से 51 से 55 होगा। हाँ, 1951 से 55। 24 नंबर, 1 सेकेंड, क्या है? 51 से 56। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 के बीच, वही तो मिस कर रहे थे थोड़ा सा। 1956 से 61 के बीच, 1961 के बीच द्वितीय पंचवर्षीय योजना आया था। इस समय भारत में भारी उद्योग की स्थापना की गई थी। भारी उद्योग में क्या क्या है भाई? भिलाई, दुर्गापुर, उसी समय क्या हो गया था? राउरकेला स्टील प्लांट का स्थापना किया गया और सब उद्योग की स्थापना की गई थी भारत में शायद। और आप लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है, आप लोग शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस चैनल पे जीडी का तैयारी करवाया जाएगा, ठीक। उसके बाद बिहार एसआई का प्रॉपर ढंग से तैयारी करवाया जाएगा। मैं खुद 2 बार बिहार एसआई निकाल चुका हूँ, लेकिन फिजिकल में कुछ कारणवश मेरा रह जाता है दोनों बार से। फिर बिहार एसएससी का वैकेंसी आने वाला है, तो उसमें पूरा बहुत सारा फैकल्टी है मेरे पास, तो सब मिलके काम करेंगे और अच्छे लेवल के टीचर हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, दोस्त में शेयर कीजिए और अव्वल चलेगा चीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कोचीन रिफाइनरी। क्या है? कोचीन रिफाइनरी। कोचीन कहाँ भाई? केरल में। कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड है, किस लिमिटेड में नहीं होगा, लिमिटेड में से कुछ नहीं होगा। कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र। तो कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड जो केरल में स्थित है वो संयुक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? संयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। विकास के क्षेत्र में आज जो डेवलप कर रहा है, एकदम आप लॉजिकल सारा प्रश्न है, आप लॉजिक लगाइएगा तो प्रश्न यूं हल होते चले जाएगा। विकास के क्षेत्र में अग्रणी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी, मतलब आजकल जो जैव प्रौद्योगिकी का स्थापना किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स अव्वल पे है, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है इसमें कोई इन्वेस्ट कर रहा है। विकास में अग्रणी उद्योग के में ये सब है। निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? फिर से प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? विकास के क्षेत्र के अंतर्गत, विकास के क्षेत्र के में अग्रणी उद्योग तथा इलेक्ट्रॉनिक्स तथा जैव प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सनलाइट उद्योग, फुटलूज उद्योग, सनशाइन उद्योग, सनराइज उद्योग। तो क्या कहा जाएगा? ये सब उभरता हुआ उद्योग है। जो इसमें इन्वेस्ट करेगा ना वो बहुत आगे तक जाएगा।
चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग हो, ये सब क्या है आज का डेवलप का ज़माना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लोग मिनटों मिनटों में यूज कर रहा है, क्योंकि सबको फास्ट फास्ट काम करना है। तो ये सनराइज उद्योग है, मतलब उगता हुआ उद्योग है। आज के डेट में उगता हुआ उद्योग का कौन है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, सनराइज उद्योग कहा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग या जैव प्रौद्योगिकी उद्योग, ये सब सनराइज उद्योग के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 27 नंबर, भारतीय जूट उद्योग। भारतीय जूट उद्योग, भारतीय जूट उद्योग के लिए प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन है। जूट के उत्पादन में आप जानते हैं भारत में पश्चिम बंगाल राज्य 1 नंबर पे है। उसके बाद बिहार में भी पूर्णिया हो गया, कटिहार हो गया, ये सब जिला में क्या किया जाता है, जूट का पैदावार किया जाता है। जूट जो पटसन होता है, अब बोरी जो बनता है, ठीक, तो वही जूट है। तो जूट उद्योग में सब ये जूट उद्योग धरती पे पूरा विश्व में सबसे ज़्यादा स्थापित उद्योग कहाँ पे होगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में, ठीक है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र कहाँ होगा, या तो पश्चिम बंगाल या तो बांग्लादेश। तो ऑब्वियसली जब वहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिया को बराबर का टक्कर कौन देगा, बांग्लादेश। अब विश्व में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन बांग्लादेश ही करता है, उसके बाद इंडिया ही है। इंडिया कहाँ पे भाई करेगा, पश्चिम बंगाल में करेगा। बिहार में कौन कौन जिला है, बिहार के एग्जाम के रिलेटेड से बता देते हैं, पूर्णिया है, उसके बाद कौन होगा, कटिहार होगा, उसके बाद सहरसा होगा, उसके बाद किशनगंज होगा। ये सब जिला में क्या चीज़ का खेती की जाती है, जूट उद्योग का स्थापना किया गया है और जूट का पैदावार करता है वहाँ का किसान, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर क्यों, तो मैनचेस्टर एक जगह है, मैनचेस्टर एक जगह है जहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग क्या है, औद्योगिक लेवल पे या हाई लेवल पे स्थापित है। इसलिए भारत में मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा, मतलब जहाँ पे भारत में दक्षिण भारत में सूती वस्त्र का उद्योग होगा। ऑप्शन है कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, चेन्नई। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को बोला जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर बोल दे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अगर बोल दे तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाएगा, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, क्या नाम है, कानपुर। क्या, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। तो ये बात याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है डायमंड पार्क। ये भी बहुत इजी प्रश्न है, लॉजिकल प्रश्न है। क्या है, डायमंड पार्क क्या है, डायमंड पार्क क्या है, देखते हैं क्या है। ऑप्शन देखिए, यह वे राष्ट्रीय पार्क हैं जो भारत के पहाड़ी स्थानों पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए हैं। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, यह वह स्थान है जहां तेल शोधक कारखाने स्थापित है। सी नंबर ऑप्शन है, यह वे औद्योगिक केंद्र हैं जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो आंसर तो मिल गया। डायमंड पार्क किसको बोलेंगे, हीरा जवाहरात वाला जो क्षेत्र होगा उसको आयात निर्यात के लिए आभूषण बनाएगा, उसको इंटरनेशनल मार्केट बनाएगा, तो उसे ही क्या कहेंगे, उसे कहेंगे राष्ट्रीय पार्क कहेंगे, डायमंड राष्ट्रीय पार्क बोला जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये वे औद्योगिक केंद्र है जो हीरो, सिंथेटिक जवाहरातों तथा आभूषणों के निर्माण और निर्यातों को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये से डायमंड पार्क बोला जाएगा। बहुत इजी है थोड़ा सा। डी नंबर ऑप्शन क्या था, यह वे केंद्र है जहां बड़ी ऊर्जा परियोजना स्थापित है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 30 नंबर। क्या कहता है 30 नंबर, देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन पूछ रहा है। कथन देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं। तो ये बात तो सही है, सार्वजनिक क्षेत्र का कुछ भी उद्योग है वो सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। तो ये बात सही है, मतलब ऑप्शन ए सही हो गया। अगर ऑप्शन ए सही हो गया तो
उपर्युक्त में से कोई नहीं है जो ऑप्शन डी नंबर, ये तो कट गया, ये आंसर नहीं होगा। अब बी नंबर पढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं, तो ये बात तो गलत है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही ही होगा। देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते हैं, हाँ सार्वजनिक क्षेत्र में, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए एवं बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये नंबर थोड़ा सा 1 सेकेंड देखते हैं, एक बार फिर से देखते हैं ये इस प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है, ये तो सही है। बी नंबर ऑप्शन है सार्वजनिक क्षेत्र में सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग धंधे नहीं आते, ये बात गलत है, उद्योग धंधे आते हैं, इसलिए ए एवं बी दोनों सही, ये भी गलत होगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग जो होगा सरकारी वित्त पोषित होगा, ऑप्शन ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्या है नेक्स्ट प्रश्न? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क प्राप्त करता है, ये बात सही है। बोकारो और राउरकेला भी संयुक्त रूप से राउरकेला प्रदेश से लौह अयस्क क्या लगा? कच्चे माल के रूप में प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में वर्ष 1983 से प्रारंभ किया गया था, ये भी सही है। सलेम में जो, सलेम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक। सलेम इस्पात संयंत्र जो तमिलनाडु में है उसकी स्थापना 1983 में की गई थी, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ए एवं बी दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, चलिए सारे 30 प्रश्न का हल कर दिए, और इसी तरह चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।